नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये केस है हरीश कुमार बनाम अमरनाथ व अन्य 2025 का। बिल्कुल। ये विश्लेषण खास तौर पर हमारे साथी अधिवक्ताओं, लॉ स्टूडेंट्स और उन सभी के लिए है जो कानूनी मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। सही कहा। हम कोशिश करेंगे कि इस केस के जो मुख्य तथ्य हैं, जो कानूनी मुद्दे उठे, दोनों पक्षों की दलीलें क्या थी, और फिर अदालतों ने क्या कहा, खासकर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय क्या रहा। और हाँ, ये भी कि आगे चलकर इस फैसले का क्या असर हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मामला क्या था? वादी यानी अमरनाथ और अन्य ने प्रतिवादी हरीश कुमार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। ये पटियाला के एक घर के बिक्री समझौते से जुड़ा था, जो 1999 का था। वो चाहते थे कि कोर्ट प्रतिवादी को वो घर बेचने के लिए कहे, जिसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहते हैं। हाँ, विशिष्ट प्रदर्शन। समझौते में घर का सौदा 70,000 रुपए में तय हुआ था और इसमें से 55,000 रुपए मतलब बयाना राशि मिलने की बात कही गई थी। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात, समझौते में ये भी लिखा था कि वादी को कब्जा दे दिया गया है। कब्जा दे दिया। लेकिन वादी ने खुद ही ये भी कहा कि प्रतिवादी उसी घर में 700 रुपए महीने के किराए पर बतौर किराएदार रह रहा था। अरे, मतलब कब्जा भी दिया और किराएदार भी। ये तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। बिल्कुल। और सेल डीड रजिस्टर करवाने की जो आखिरी तारीख थी, वो 20 अक्टूबर 2000 तय हुई थी। तो वादी का कहना था कि वो तो गए थे रजिस्ट्रार ऑफिस उस तारीख को, पर प्रतिवादी नहीं आए। यही आरोप था। जी हाँ, यही उनका मुख्य आरोप था। ठीक है। अब प्रतिवादी हरीश कुमार, उनका क्या कहना था? उनका पक्ष तो एकदम ही अलग था। उन्होंने कहा कि ये कोई बिक्री का मामला है ही नहीं, ये तो सरासर धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी कैसे? उनका कहना था कि उन्होंने वादी से मतलब अमरनाथ से 50,000 रुपए उधार लिए थे और उस उधार के बदले वादी ने उनसे कुछ खाली स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करवा लिए थे। खाली स्टैम्प पेपर पर? हाँ, और बाद में उन्हीं दस्तखतों का गलत इस्तेमाल करके ये बिक्री का समझौता बना दिया गया। उनका यह भी दावा था कि वो ये कर्ज जुलाई 2000 में चुका भी चुके थे। अच्छा, तो एक तरफ बिक्री का दावा, दूसरी तरफ कर्ज और धोखाधड़ी का इल्जाम। तो फिर निचली अदालतें मतलब ट्रायल कोर्ट ने क्या माना? देखिए, ट्रायल कोर्ट ने तो वादी का मुकदमा खारिज ही कर दिया। खारिज कर दिया? क्यों? कोर्ट ने कई चीजें देखी, जैसे कि वादी पेशेवर साहूकार थे, मतलब पैसे उधार देने का काम करते थे, और ये भी कि इलाके में खाली कागजों पर दस्तखत लेने का चलन था। कोर्ट ने संपत्ति की कीमत पर भी गौर किया, जो शायद समझौते में लिखी 70,000 रुपए से काफी ज्यादा थी। तो कोर्ट को लगा कि वादी ये साबित ही नहीं कर पाए कि एक असली बिक्री समझौता था। ठीक है, फिर मामला पहली अपील में गया होगा। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने क्या कहा? फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया। उन्होंने भी बिक्री समझौते, जिसे XP1 कहा गया, उसको वास्तविक नहीं माना। उन्होंने गवाहों के कुछ दस्तावेज XD5 और XD6 पर ध्यान दिया, जिनमें धोखाधड़ी की बात कही गई थी, और ये भी देखा कि वादी की आदत थी खाली कागजों पर साइन लेने की, जिसका एक सबूत X01 रसीद भी थी। और एक बात और थी शायद कि प्रतिवादी के पास रहने को कोई और घर नहीं था। हाँ, इस बात को भी वजन दिया गया। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट ने तो सब उलट दिया। उन्होंने बिक्री लागू करने का, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आदेश दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? जी, ये एक बड़ा टर्न था। हाई कोर्ट का जो मुख्य तर्क था वो ये था कि प्रतिवादी ने समझौते पर अपने दस्तखत माने थे। अच्छा, दस्तखत मान लिए थे। हाँ, और ये भी माना था कि 55,000 रुपए मिलने की बात हाथ से लिखी हुई है, वो भी उन्होंने स्वीकार किया। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रतिवादी खुद कोर्ट में टाइपिस्ट थे, तो उन्हें खाली कागज पर दस्तखत करने के कानूनी नतीजों का अंदाजा होना चाहिए। मतलब वो अनजान नहीं माने जा सकते। बिल्कुल। और हाई कोर्ट ने निचली अदालत के उन गवाहों वाले दस्तावेजों XD5, D6 को हलफनामा मानने के तरीके पर भी सवाल उठाया। साथ ही एक किरायानामा XP3 और रसीद XP4 पर भी प्रतिवादी के दस्तखत थे। तो मामला काफी उलझ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी गुत्थी को कैसे सुलझाया? सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत के बोझ और ओनस ऑफ प्रूफ यानी सबूत पेश करने के दायित्व, इन दोनों के बीच के फर्क को साफ किया। हाँ, ये महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने अनिल ऋषि मनाम गुरबख्श सिंह केस का हवाला भी दिया। कहा कि शुरुआती बोझ वादी पर था कि वो साबित करें कि एक वैध बिक्री समझौता हुआ भी था या नहीं। तो क्या वादी ये बोझ उठा पाए सुप्रीम कोर्ट की नजर में? सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के नतीजों में गलती थी। वादी उन गवाहों को पेश ही नहीं कर पाए जिनके सामने वो कथित समझौता हुआ था। अच्छा। और ना ही उन गवाहों के जो धोखाधड़ी वाले बयान थे XD5 और D6
उनका कोई खंडन पेश कर पाए। कोर्ट ने कहा कि वादी की गवाही तो बस सेल्फ सर्विंग थी, मतलब बस अपनी बात कहने वाली। और वो कब्जा देने और किराया लेने वाली बात, उसका क्या हुआ? उसका भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, ना कब्जा देने का, ना किराया चुकाने का। तो फिर सिर्फ दस्तखत मान लेना काफी नहीं था? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मानकौर बनाम हरतार सिंह संघा केस का जिक्र करते हुए कहा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ दस्तखत साबित करना काफी नहीं होता। आपको ये साबित करना होता है कि एक वैध, लागू करने लायक समझौता हुआ था और वादी ये करने में नाकाम रहे। समझ गई, लेकिन वो जो कर्ज वाली बात थी जो प्रतिवादी ने खुद मानी थी कि 50,000 लिए थे, उसका क्या हुआ? हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता था। कोर्ट ने माना कि अपीलकर्ता यानी हरीश कुमार ने ये तो माना कि 50,000 का कर्ज लिया था, लेकिन उसे चुकाने का कोई सबूत वो पेश नहीं कर पाए। तो मतलब कर्ज तो बाकी था? हाँ, तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि बिक्री समझौता साबित नहीं हुआ, अपीलकर्ता को कर्ज चुकाने से छूट नहीं मिल सकती। न्याय भी तो करना है ना। तो फिर अंतिम फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग खारिज हो गई। घर बेचने का आदेश नहीं दिया गया। लेकिन कोर्ट ने अपीलकर्ता हरीश कुमार को आदेश दिया कि वो 4 हफ्ते के अंदर प्रत्युत्तरदाताओं यानी अमरनाथ के कानूनी वारिसों को 3 लाख रुपए का भुगतान करें। 3 लाख रुपए? ये 50,000 के बदले? जी, शायद इसमें मूल कर्ज, इतने सालों का ब्याज और मामले की बाकी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ये रकम तय की गई होगी। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो बिक्री का समझौता भले ही साबित नहीं हुआ, लेकिन जो कर्ज लिया गया था उसकी वसूली कोर्ट ने सुनिश्चित कर दी। बिल्कुल सही। इस फैसले से भविष्य के लिए क्या सबक मिलता है? देखिए, ये फैसला इस बात पर जोर देता है कि किसी दस्तावेज पर सिर्फ दस्तखत होना ही काफी नहीं है, खासकर जब धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे हों। आपको पूरे समझौते की सच्चाई, उसकी वैधता साबित करनी होगी। और दूसरी बात, अगर आप कोई लेन देन जैसे कि कर्ज लेना स्वीकार करते हैं, तो फिर उसे चुकाने का सबूत पेश करने की जिम्मेदारी भी आप पर आ सकती है। आप सिर्फ तकनीकी बचाव लेकर नहीं बच सकते। सही है, ये वाकई एक महत्वपूर्ण संतुलन साधने वाला फैसला लगता है। एक आखिरी सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं ये निर्णय, जो लिखित समझौते हैं उनकी पवित्रता, और दूसरी तरफ जो कर्ज के लेन देन में कभी कभी शोषण हो सकता है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सुनने वालों का भी धन्यवाद।